हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है कल की वीडियो का ही कंटिन्यू रहेगा, जिसमें कल हमने 20 क्वेश्चंस जो है चीफ स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था तो उसके देखे थे। अगले हम 21 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम वहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन के बारे में बात की जा रही है। एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, दैट इज़ औद्योगिक विवाद की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन दिया है, एनी कंप्लेंट अबाउट कैंटीन और रेस्ट रूम फैसिलिटीज़, एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल वर्कर्स, ओनली डिस्प्यूट्स फॉर्मली रिपोर्टेड टू द लेबर कोर्ट, और डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सर्वोत्तम परिभाषा पूछी जा रही है यहाँ पे। तो सर्वोत्तम परिभाषा जो है तो यहाँ पे ये रहेगी कि कोई डिस्प्यूट है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ओके, या वर्कमैन कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो बेसिकली आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसका सेक्शन 2 के डिफाइन करता है द वर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इसके अंदर यह जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है मे बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हो सकता है, दैट मीन्स एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच हो सकता है, या वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच हो सकता है। ठीक है, और यह डिस्प्यूट जो होगा वह बेसिकली कनेक्टेड हो सकता है विथ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी मैं अगर आपको बताऊं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अभी इसके जो अभी प्रेजेंट में जो कोड है, क्योंकि अभी कोड जो है तो एप्लीकेबल है, तो इसका जो सबमर्ज हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर टोटल 3 एक्ट जो है सबमर्ज हुए हैं। पहला है दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 IDA। दूसरा जो हुआ है दैट इज़ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 IDA 1947। और तीसरा जो एक्ट हुआ है दैट इज अ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, दिस इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो ये 3 एक्ट जो हैं IRC 2020 के अंदर कवर किए गए हैं। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा यहाँ पे दी गई जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22। पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच लेबर लेजिस्लेशन प्राइमरली रेगुलेट्स पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस की बात की जा रही है। तो बेसिकली जो लेबर लेजिस्लेशन है दैट इज़ अ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 यह इंश्योर करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 ये नहीं करता, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नहीं करता, फैक्ट्री एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क्स कमिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो अंडर जो यह एक्ट है इसके अंदर जो है तो कुछ कमिटीज़ बनी है फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें एक कमेटी है दैट इज वर्क्स कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्क्स कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्योंकि यह बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट आंसर होगा यहाँ से पता लग रहा है, टू प्रमोट अ मीजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग अमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है तो अभी अगर मैं कोड की बात करूँ तो कोड्स ऑन वेजेस जो है कोड्स ऑन वेजेस 2019 के अंदर कवर है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो इसमें इस पॉइंट में अगर बात करें यहाँ पे तो जो सेक्शन 3 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वह बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क्स कमेटी की। ठीक है, टू प्रमोट मीजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एक तरह से फ्रेंडशिप टाइप का हो गया, मतलब गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, बेसिकली हमको गुड रिलेशन क्यों चाहिए? टू प्रमोट हार्मोनी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो सिस्टम में क्या है, हार्मोनी बनी रहे और हमारा जो काम है वह बेहतर तरीके से चलता रहे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टू मेंटेन हारमोनी इन द सिस्टम हमें क्या चाहिए, बेसिकली विवाद रहित काम चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एक वर्क्स कमेटी के अंदर जो एम्प्लॉयर, एक तो होगा रिप्रेजेंटेशन होगा एम्प्लॉयर का और एक रिप्रेजेंटेशन होगा वर्कमैन का। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होगा वह इक्वल रेशियो में होगा, ठीक है, टू इंश्योर बैलेंस डायलॉग। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मैं एक बात बता दूं कि पहले जो क्वेश्चन का नेचर होता था वह कैसे होता था कि सिंपल वन लाइनर टाइप का होता था, लेकिन अभी जो हमने एलडीसी का भी अभी जो आरआरबी अजमेर द्वारा कंडक्ट कराया गया था एग्ज़ाम ग्रुप बी के लिए, तो उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चन थे। दैट मीन्स एग्जामिनर्स जो है तो आपसे इन डेप्थ नॉलेज चेक करना चाह रहा है, और ये पेपर भी मैंने देखा है तो यह इसी तरह का एक एग्जाम्पल सेटअप करता है कि आपको वन लाइनर ना मिलके उसके अंदर जो है तो कुछ फैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे कि की ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टाफ बेनिफिट फंड, जो रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड है उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखिए टू सपोर्ट वेलफेयर एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड रिलीफ फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पढ़ने से ही पता लग गया यहाँ पे कि ऑप्शन जो पहला है वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अदर ऑप्शन जो है काफ़ी वैग दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ मैं यहाँ पे स्टाफ बेनिफिट फ़ंड के बारे में। तो स्टाफ बेनिफिट फ़ंड जो है बेसिकली इसमें जो है तो एजुकेशन को सपोर्ट करता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को, रिलीफ को द रेलवे एम्प्लॉयज़, जो नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़। ओके, तो इसका जो है बेसिकली मेंशन कहाँ पे है, IREC वॉल्यूम 1 आप देखेंगे उसका जो चैप्टर 8 है, तो चैप्टर 8 के अंदर स्टाफ बेनिफिट फंड को मेंशन किया गया है। ओके, अब इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो इसमें टोटल जो है कितने हेड्स हैं, तो इसमें टोटल जो है तो 15 हेड्स हैं। ओके, 15 हेड्स और 800 रुपीज़ में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि 15 हेड्स जो है टोटल और उसको डिवाइड किया गया है 800 रुपीज़ में। अब इस 800 रुपीज़ में जो है तो मैनेजमेंट कैसे होता है, जैसे मैं अगर बात करूँ सपोज एजुकेशन की, तो एजुकेशन का मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए कितना डेडिकेशन है इस 800 रुपये के अंदर, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एजुकेशन के अंदर जो स्कॉलरशिप देते हैं हम, क्या देते हैं, स्कॉलरशिप, ठीक है। तो स्कॉलरशिप का प्रोविज़न रखा है हमने कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉयज़ है उसका अगर वार्ड्स जो कि मोर देन 2400 ग्रेड पे से ज़्यादा का है, ठीक है, यानी लेवल 4 से अब का एम्प्लॉई है अगर, और उसका कोई वार्ड्स है, मतलब उसका बेटा या बेटी कोई भी हो गए, वह हायर टेक्निकल एजुकेशन करना चाह रहा है, हायर टेक्निकल एजुकेशन या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहा है प्रोफेशनल एजुकेशन का, तो इस केस में उसके लिए जो है यहाँ पे 1500 रुपये पर मंथ, ठीक है, 1500 रुपये पर मंथ का स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो स्टाफ बेनिफिट फंड में एलोकेशन है वह 116 रुपये का किया गया है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो 800 रुपये में 116 रुपये जो है तो ये स्कॉलरशिप बच्चे की स्कॉलरशिप के लिए जा रही है, ठीक है, जो कि 2400 ग्रेड पे से ज़्यादा के एम्प्लॉय वाले लोग हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कराना चाह रहा हूँ स्कॉलरशिप में। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं अप टू 2400 ग्रेड पे वाले एम्प्लॉय जो हैं, ठीक है, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाले जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप टू 2400 वाले एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए जो है बेसिकली गर्ल चिल्ड्रन है अगर, दैट इज़ गर्ल चाइल्ड, उसके लिए जो स्कॉलरशिप है वह 1500 रुपये का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। और इसके लिए जो यहाँ पे एडिशन है उसके अंदर 110 रुपये का एडिशन किया गया है, ठीक है। फिर तीसरी बात कर रहा हूँ मैं अप टू 2400 ग्रेड पे अगर कैसा है, यहाँ पे मेल चाइल्ड है, ठीक है, मेल चाइल्ड के लिए भी 1500 रुपये पर मंथ का प्रोविज़न किया गया है, और इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन है वह कितना किया गया है, 100 रुपये का। तो यहाँ पे बात की जा रही है हमारी एजुकेशन की, ठीक है। इसके अलावा जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है तो प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी जो है तो करीब 16 रुपये का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है।
जो कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है 16 रुपये का, वह किस में होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है तो स्कॉलरशिप में 116 रुपये का है। इसके अलावा 16 रुपये का जो कंट्रीब्यूशन है वह किस में है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में। 17 रुपये का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, 17 रुपये का जो कंट्रीब्यूशन है यह नया हेड है, दैट इज़ हेड नंबर 15। बेसिकली स्टाफ का जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए जो है यहाँ पे 17 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन 800 रुपये के अंदर जो है तो किया जाता है। बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कुछ बोल वचन जो है स्टाफ बेनिफिट फंड से रिलेटेड है। और इसका तो पता होगा आपको कि स्टाफ बेनिफिट फंड जो है उसका जो कमेटी एक बनती है, उसमें उसका जो चेयरमैन होता है पीसीपीओ साहब होते हैं, ठीक है। जीएम साहब जो है तो हर साल जो है तो जितना भी खर्चा है उसका ब्यौरा रेलवे बोर्ड को देना होता है, जीएम साहब की तरफ से जाता है वो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन एचआर मैनेजमेंट। तो बेसिकली एचआर मैनेजमेंट का जो काम है वह ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही है, ठीक है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स नीड्स एंड प्लानिंग टू मीट देम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बेसिकली संगठन की जो मानव संसाधन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना है और उनको पूरा करने की निरंतर प्रक्रिया, यही है मानव संसाधन योजना, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन लार्ज फैक्ट्रीज। तो वेलफेयर ऑफिसर का जो प्रोविजन है फैक्ट्री एक्ट के अंदर किया गया है। ओके, तो ये आपको पता होगा कि अंडर सेक्शन 49 जो है यह वेलफेयर ऑफिसर का प्रोविज़न किया गया है। और बेसिकली जो भी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर होगा, सो ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और फैक्ट्री जिसमें कि मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ हैं, मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ और मोर वर्कर हैं, 500 और मोर देन 500 और मोर देन 500 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर्स का प्रोविज़न फैक्ट्री एक्ट के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली यह जो फैक्ट्री एक्ट के लिए है ऑफिशियल जो होगा, ठीक है, बेसिकली वो करेगा क्या, एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर वर्क्स वेलफेयर सेफ्टी एंड ग्रीवांस रेड्रेसल। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 ग्रेचुटी बिकम्स पेबल टू एन एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीटिंग हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस इन नॉर्मल केसेस। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 की बात करूं तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय है उसको बेसिकली 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस की करनी होती है विद द सेम एम्प्लॉयर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस विद सेम एम्प्लॉयर। तो इस केस में जो है तो उसको ग्रेचुटी देनी होती है, ओके, वह पात्र हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वह दैट इज़ सामूहिक सौदेबाजी, उसको बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। निगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ग्रुप ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन, ओके। इसके अलावा इंडिविजुअल निगोशिएशन ऑफ सैलरी बाय ईच वर्कर, कोर्ट इम्पोज्ड सेटलमेंट विदाउट डिस्कशन, गवर्नमेंट फिक्सिंग ऑल वेजेस यूनिलेटरली, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, दैट इज निगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ग्रुप ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन, ठीक है, दैट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच वेलफेयर स्कीम इन इंडियन रेलवेज प्राइमरली एम्स टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ वार्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। मैंने अभी बात करी आपसे कि जो वार्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉय है उसके एजुकेशन को सपोर्ट कौन करता है, तो आपका जो स्टाफ बेनिफिट फंड स्कीम है, स्टाफ बेनिफिट फंड, तो इसके अंदर बेसिकली जो स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, ठीक है, 1500 रुपये पर मंथ की, और जिसके लिए जो एलोकेशन है हम 116 रुपये 110 रुपये 116 रुपये जो है तो अब लेवल 4 या अब लेवल 4 के लिए रख रहे हैं। और जो अप टू 2400 है, दैट इज अप टू लेवल 4 है, उसके लिए जो है तो गर्ल चाइल्ड के लिए 110 रुपये और मेल चाइल्ड के लिए जो है उसके लिए हम 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं
दैट एलोकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो स्टाफ बेनिफिट फंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इन रेलवेज। तो देखिए यहाँ पे जिस एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हो उसका प्राइमरी फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पूछा रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है। सो टू असिस्ट इन रिजॉल्विंग स्टाफ ग्रीवांसेस है, बिल्कुल है। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल है। टू कंडक्ट मेजर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रेलवे प्रीमाइसेस, ये नहीं है भाई, आपको यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आरपीएफ या जीआरपी को ही करने दो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी आपको ही करना है। ओके, नेक्स्ट है 31 नंबर, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स इज प्राइमरली कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री। तो वर्किंग कंडीशन ऑफ फैक्ट्री को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 ही करेगा, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948। इसके अंदर आपको पता है कि हेल्थ के प्रोविज़न है, हेल्थ है, सेफ्टी के प्रोविज़न है, ठीक है, वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर के प्रोविज़न है, वर्किंग आवर्स के प्रोविज़न है। तो ये सभी प्रोविज़न जो है तो आपकी वर्किंग कंडीशन को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दैट इज़ फैक्ट्री एक्ट 1948 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज अंडर Indian Railways, which of the following best describes the primary objective of staff welfare activities for employees and their families? Okay, तो ये भी वही है, to promote employees well-being and motivation through social, recreational and supportive services. Okay, so option number A is the right answer. ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं तो आपको ऑप्शंस देख के ही क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे बेसिकली कि इसका आंसर जो है क्या होना है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। Under the rules governing casual labor in Indian Railways, which statement best reflect the usual principle for the engagement and treatment? ओके, यहाँ पे बात आ रही है क्या, कैजुअल लेबर की। कैजुअल लेबर इन इंडियन रेलवेज, कैजुअल लेबर मतलब डेली वेजेस, ठीक है, डेली वेजेस। तो बेसिकली कैजुअल लेबर जो हायर्ड किए जाते थे पहले, वो जनरली अभी भी वह इंटरमिटेंट वर्क है, इंटरमिटेंट नेचर का वर्क है, या सीजनल वर्क है, ओके, या स्पोरेडिक है, मतलब टेम्परेरी टाइप का वर्क है, ठीक है, ऐसे नेचर की जॉब के लिए जो है तो यहाँ पे कैजुअल लेबर की हायरिंग की जाती थी, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अंडर द रूल्स गवर्निंग कैजुअल लेबर इन इंडियन रेलवेज विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द यूजुअल प्रिंसिपल फॉर देयर इंगेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। ओके, तो कैजुअल लेबर कैन बी इंगेज इंडिफिनिटली विथ नो रिकॉर्ड्स, नो पे प्रोटेक्शन एंड कैन बी डिसमिस्ड विदाउट एनी प्रोसीजर। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कैजुअल लेबर आर इंगेज्ड फॉर वर्क ऑफ कैजुअल और सीजनल नेचर बट आर इंटाइटल्ड टू सर्टेन लिमिटेड बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शंस। कैजुअल लेबर्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक अप्रेंटिस, नो अप्रेंटिस अलग है, अप्रेंटिस और जो, तो यहाँ से जो बेस्ट आंसर है दैट इज कैजुअल लेबर्स आर इंगेज्ड फॉर वर्क ऑफ कैजुअल और सीजनल नेचर बट आर इंटाइटल टू सर्टेन लिमिटेड बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शंस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बेसिकली कैजुअल लेबर्स के लिए आपको पता होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैजुअल लेबर्स मस्ट ऑलवेज बी इंगेज्ड ऑन परमानेंट बेसिस। नो, परमानेंट नहीं हो सकते, ठीक है, बिकॉज देयर जिनका नेचर ऑफ वर्क है वो इंटरमिटेंट है, सीजनल है, स्पोरेडिक है, ठीक है, विथ फुल बेनिफिट फ्रॉम डे वन। तो बेस्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, दैट इज कैजुअल लेबर्स आर इंगेज विथ कैजुअल और सीजनल नेचर। ओके, और यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है सर्टेन लिमिटेड बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन, तो कुछ तो बेनिफिट्स है यहाँ पे, लाइक वेज प्रोटेक्शन है उनके लिए, ठीक है, वेज प्रोटेक्शन आप देखते हो कि इस हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है कि वह बंदा कैसा है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो उसको यहाँ पे सेमी स्किल्ड है तो उसको वेजेस हम देते हैं, ठीक है, तो वेज प्रोटेक्शन हमने कर रखा है। कुछ हमने सोशल सिक्योरिटी भी उसको दी हुई है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में भी जो है लाइक EPF ESIC के प्रोविजंस जो हैं वो सब लागू होते हैं उस पर। तो इसके अलावा हमने उसको वर्किंग आवर्स भी फिक्स कर रखा है, तो वर्किंग आवर्स और OT का प्रोविज़न, ओवर टाइम अलाउंसेस का प्रोविज़न भी दे रखा है, ठीक है, लीव भी हमने दे रखी है। लीव के लिए क्या है, बेसिकली 1 वीकली ऑफ मिलता है उसको, 1 वीकली ऑफ का प्रोविज़न है उसके पास। तो इन सब को देखते हुए जो है तो बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शंस जो है उसको दिए गए हैं, ठीक है, सो ऑप्शन बी इसको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 34, अंडर द अप्रेंटिस एक्ट इन इंडिया विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द लीगल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अप्रेंटिस एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, तो बेसिकली अप्रेंटिस
जो एक्ट है दैट इज़ अप्रेंटिस एक्ट 1961 है शायद से, अप्रेंटिस एक्ट 1961, इसके अंदर जो लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन एन अप्रेंटिस एंड एम्प्लॉयर, वह एक तरह से मैं बात करूँ तो वह ट्रेनी और ट्रेनर का है, ठीक है, ट्रेनी एंड ट्रेनर। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है बेसिकली इट इज़ नॉट एम्प्लॉयर, इट इज़ ट्रेनर, और यह बेसिकली एम्प्लॉय नहीं है, यह क्या है, ट्रेनी है, ठीक है। सो यह जो इसका सेक्शन 8 है, सेक्शन 18 है, सॉरी, सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट मोस्टली डिफाइंस द डेफिनीशन और कैटेगराइजेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेनर एंड एम्प्लॉय एंड ट्रेनी, ठीक है। तो यह रिलेशन जो है और साथ में उसकी लीगैलिटी, उसको वह रिलेशनशिप जो है उसको प्रदान करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स, तो अप्रेंटिस इज ए रेगुलर एम्प्लॉय, वेरी गलत है। द अप्रेंटिस इज कंसिडर्ड एज अ कैजुअल लेबरर, नो। द अप्रेंटिस इज प्राइमरली अ ट्रेनी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, नॉट अ रेगुलर वर्कर विद द फोकस ऑन लर्निंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यस, अप्रेंटिस इज ट्रेनी, ओके। अनपेड वॉलंटियर नहीं होते, मिलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर वेलफेयर प्रोविजन अंडर इंडियन लेबर लॉज एंड रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। तो लेबर वेलफेयर प्रोविजंस जो हैं अंडर इंडियन लेबर लॉज टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम फॉर्मिंग trade unions, to replace all monetary benefits with welfare facilities, to ensure that only management interests are protected in industrial disputes, to improve workers living and working condition beyond statutory minimums। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेबर वेलफेयर के जो प्रोविजंस हैं उनका की ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिकली जो श्रमिकों का जीवन और कार्य स्थिति है में वैधानिक न्यूनतम से परे सुधार करना, ठीक है। तो काफ़ी हाई क्वालिटी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है तो उनको देना, ये बेसिकली किसी भी प्रोविजंस का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रिलेशंस इन इंडियन रेलवेज विच अप्रोच इज मोस्ट अलाइंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब वो आपको पता होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, लाइक प्रेम का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें अंदर बेसिकली क्या है, हमारा जो वर्कर्स और यूनियंस है और कंसल्टेड एंड इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑन सर्टेन इशूज थ्रू रिकॉग्नाइज्ड फोरम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट विच आर द फॉलोइंग इज अ कोर वेलफेयर रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। तो जो जनरल प्रिंसिपल है फैक्ट्री एक्ट का, तो यहाँ बात करेंगे बेसिकली जो जनरल प्रिंसिपल है फैक्ट्री एक्ट का, इसमें परमिटिंग वर्कर्स टू ब्रिंग देयर ऑन वेलफेयर अरेंजमेंट्स, तो ऐसा तो होगा नहीं। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट एंड सफिशिएंट वॉशिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज एट अ कन्वीनियंट प्लेसेस, दिस प्रोविजन शुड बी देयर। प्रोवाइडिंग ओनली वेजेस विदाउट एनी फिजिकल फैसिलिटीज, ये भी नहीं होगा। अलाउइंग अनलिमिटेड ओवर टाइम वर्क, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है ये सुइटेबल लग रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 38 नंबर पूछा जा रहा है, IREM वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मेनली डील्स विथ विच आर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, अप्रेंटिस स्टाफ वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैजुअल लेबर्स। तो दिस इज वेरी मच करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो अप्रेंटिस स्टाफ वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कैजुअल लेबर, प्रशिक्षु कर्मचारी कल्याण सहकारी समिति और आकस्मिक श्रमिक। तो ये IREM वॉल्यूम 2 के अंदर ये बेसिकली जिन जो भी इनसे रिलेटेड स्पेसिफिक रूल्स हैं, ओके। सो स्पेसिफिक रूल्स जो भी कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक रूल्स कंडीशंस रेगुलेशंस गवर्निंग पर्सनल एस्पेक्ट सच एज अप्रेंटिस कैजुअल लेबर स्टाफ वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और रेलवे क्वार्टर्स, ये सब चीज़ें जो हैं तो इसमें होती हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज वेलफेयर।
तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि कौन सा विकल्प है जो रेलवे कर्मचारी कल्याण के संदर्भ में स्टाफ एवं कल्याण निरीक्षक की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। तो जो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर है, इसका जो मेन वर्क है दैट इज़ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द पर्पज ऑफ द वर्क्स कमेटी और सिमिलर जॉइंट कंसल्टेटिव बॉडीज इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था वर्क्स कमेटी के बारे में, ठीक है। तो वर्क्स कमेटी के अंदर जो है बेसिकली हम बात करें अगर, तो जो हमारा सेक्शन 3 है, मैंने आपसे बोला था सेक्शन 3 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसके अंदर जो है तो वर्क्स कमेटी की बात की गई है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क्स कमेटी बेसिकली बाईपार्टाइट रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई इक्वल नंबर में रहेंगे टू इंश्योर बैलेंस डायलॉग, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है तो पूछा जा रहा है कौन सा जो है इसके उद्देश्य को स्पष्ट करता है अच्छी तरह से, इसके बारे में बात की जा रही है। तो टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू डिस्कस मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड अवॉइड डिस्प्यूट्स। दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। अंडर इंडियन लेबर लॉज विच आर द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट एज इट रिलेट्स टू एम्प्लॉय वेलफेयर। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिकली मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में बात की जा रही है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वह क्या है? तो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू इंश्योर दैट वर्कर रिसीव्ड एटलीस्ट अ बेसिक लेवल ऑफ रिम्यूनरेशन टू मेंटेन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विच आर द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडस्ट्रियल रिलेशन विद इन रेलवेज। ठीक है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बेसिकली इसके लिए जो है तो टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एम्प्लॉयज़ टू रेज कंप्लेंट्स एंड गेट फेयर टाइमली रिजोल्यूशन। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जो होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग इज अ वेलफेयर प्रोविजन रिलेटेड टू सेफ्टी अंडर लेबर लॉज एंड फैक्ट्री रूल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेलफेयर प्रोविजन है दैट इज रिलेटेड टू सेफ्टी अंडर लेबर लॉज एंड फैक्ट्री रूल्स is basically discouraging workers providing a personal protective equipment PPE such as helmets, gloves, safety shoes were required. So option number B is the very much correct answer. So 43 का क्या हो जाएगा? B आंसर हो जाएगा। बेसिकली हमको ऑपरेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन जो है, ठीक है, ऑपरेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है आपका वह इसको इंश्योर करता है, जो कि बेसिकली पहले फैक्ट्री एक्ट का पार्ट हुआ करता था। बेसिकली अभी जो फैक्ट्री एक्ट का पार्ट है एक तरह से। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। अंडर विच अंडर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड लेबर लॉ प्रिंसिपल्स विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, तो जो हमारा अंडर सेक्शन 46 है, ठीक है, आपको यहाँ पे सॉरी जो हमारा अंडर आर्टिकल 39D है, अंडर आर्टिकल 39D। तो अंडर आर्टिकल 39D बेसिकली एक्सप्लेन करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अंडर आर्टिकल 39D। तो यहाँ पे बेसिकली दैट इज़ पेइंग ऑल वर्कर एंड द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्कलोड। ओके, और यहाँ पे दिया है इंश्योरिंग दैट वर्कर्स परफॉर्मिंग द सेम और सिमिलर वर्क अंडर सिमिलर कंडीशन रिसीव इक्वल रिम्यूनरेशन विदाउट अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज आर्टिकल 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और बाकी ऑप्शन जो है तो बैग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। अंडर द फैक्ट्री एक्ट एंड वेलफेयर प्रिंसिपल विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कैंटीन फैसिलिटीज इन लार्ज फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट जो 1948 है उसके अंदर जो प्रोविज़न है हमारा कि अगर किसी भी स्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री में 250 और मोर वर्कर रहेंगे तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, दैट मीन्स व्हाट, जो भी ऑक्यूपायर है तो फैक्ट्री होगा, कि वह कैंटीन का प्रोविज़न जो है तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो 45 है और जो यह प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 46 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948, यह प्रोविज़न है आपके कैंटीन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना।
सो ऑप्शन जो सी है, टू इंश्योर दैट वर्कर्स हैव एक्सेस टू होलसम हाइजीनिक एंड रीजनेबल प्राइस मील्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर, इट इज़ द वेरी मच ट्रू। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर रिगार्डिंग डिस्प्ले ऑफ वेलफेयर एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन एट द वर्क प्लेस अंडर लेबर लॉज एंड रेलवे रूल्स। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प जो है तो श्रम कानूनों और रेलवे नियमों के तहत कार्यस्थल पर कल्याण और सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के संबंध में नियोक्ता के कर्तव्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज वर्किंग आवर्स, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और वेलफेयर फैसिलिटीज शैल बी क्लियरली डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेरी मच करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात की जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज एन ऑप्शन अंडर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम। तो यह जो है तो कब से प्रभावी हुई? जो अभी यूपीएस स्कीम रिसेंट में गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई, तो उसका इफेक्ट कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025, एंड दिस इज एडमिनिस्टर्ड और रेगुलेटेड, दिस स्कीम इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। पीएफआरडीए द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, which are the following correctly explains the concept of equal remuneration under the Equal Remuneration Act 1976 in the context of railway employees। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 के अंदर बेसिकली मेन एंड वीमेन मस्ट रिसीव इक्वल पे फॉर सेम और सिमिलर टाइप ऑफ वर्क विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स और जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको प्रिवेंट करना है। दैट मीन्स जो मेन का वेज है वो सिमिलर टू वीमेंस का वेज होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1946 विच सिचुएशन मस्ट मोस्ट लाइकली बी क्लासीफाइड एज स्ट्राइक अमॉन्ग रेलवे स्टाफ। तो स्ट्राइक के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर स्ट्राइक की डेफिनेशन के बारे में बात की जा रही है। तो मैं अगर सेक्शन 2Q की बात करूँ, 2Q ऑफ IDA 1947, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो सेक्शन 2Q है वह बेसिकली स्ट्राइक की बात करता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है तो सेसेशन ऑफ वर्क की बात होती है। सेसेशन ऑफ वर्क मतलब कार्य का रुक जाना। वो कार्य का रुकना किस वजह से हो सकता है? इसमें भी हो सकता है स्ट्राइक हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है। ठीक है, ऐसी कोई भी कंडीशन आ सकती है। तो इस केस में जो है तो यहाँ पे क्या है, वर्कर्स कलेक्टिवली रिफ्यूज टू वर्क एंड स्टे अवे फ्रॉम देयर ड्यूटीज टू प्रेस अ डिमांड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दिस इज़ वेरी मच करेक्ट फॉर टर्म्स ऑफ स्ट्राइक। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 है और जो कि अभी IRC 2020 है, IRC 2020, इसके अंदर जो है तो जो मास कैजुअल लीव है, मास कैजुअल लीव को भी जो है तो एक स्ट्राइक के तौर पर देखा गया है। ठीक है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जितना भी इस्टेब्लिशमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उसका 50% किसी डे में 50% या उससे ऊपर वो मास CL पे रहते हैं, मास कैजुअल लीव उन्होंने अप्लाई कर दी है, दैट मीन्स व्हाट इट इज टर्म्ड एज अ स्ट्राइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। इन द इंडियन रेलवेज विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेलफेयर मेजर्स टू रिड्यूस फटीग एंड इम्प्रूव सेफ्टी फॉर स्टाफ वर्किंग कॉन्टीन्यूअस नाइट शिफ्ट। तो यहाँ पे बेसिकली इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रोवाइड पीरियोडिकल रेस्ट इंटरवल्स, एडिक्वेट वीकली रेस्ट एंड रोटेशन ऑफ शिफ्ट। वेरी मच करेक्ट, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पूरा प्रोविजन यहाँ पे HOER के अंदर जो आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 है, उसमें यह प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, बेसिकली जो स्टाफ का शॉर्ट ऑफ टाइम और लॉन्ग ऑन, यहाँ पे उनको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट 1961 विच पॉलिसी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज़ टू कंप्लाई विद द लॉ एंड प्रमोट वेलफेयर। ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट 1961 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर वीमेंस एम्प्लॉय, और इसके अंदर जो है बेसिकली आपको मैटरनिटी लीव जो है 26 वीक का मिलता है। ठीक है, तो
6 मंथ का मैटरनिटी लीव हो गया एंड बेनिफिट्स एज पर एलिजिबिलिटी एंड इंश्योर नो डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली ऑन दैट ग्राउंड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिस बेनिफिट हैज़ बीन गिवन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 a dispute concerning the dismissal of an individual workman is treated as an industrial dispute only if it is raised as a dispute under which section। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर जो सेक्शन 2A है, ओके, सेक्शन 2A इसके बारे में बात करता है यहाँ पे। ठीक है, कि डिसमिशल रिट्रेंचमेंट या आपकी जो सेवा समाप्ति है तो उसको औद्योगिक विवाद माना जाएगा। सो सेक्शन 2A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इफ एन एम्प्लॉय फेल्स टू पे ग्रेचुटी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड द कंट्रोलिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत अगर एम्प्लॉयर जो है उसको जो अपने एम्प्लॉई है उसको विद इन टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसमें ग्रेचुटी देने में असफल हो जाता है या असमर्थ है, तो इस केस में जो है तो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी 10% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ में जो है तो उसको ग्रेचुटी पे करने के लिए आदेशित करती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर्स द ऑक्यूपायर मस्ट अपॉइंट अ वेलफेयर ऑफिसर अंडर विच सेक्शन। ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था, तो सेक्शन 49 जो है इसका राइट आंसर होगा। सेक्शन 49 के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो उस वहाँ के ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मोर देन 500 वर्कर्स पर पर जो है तो आपको वेलफेयर ऑफिसर्स रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाई इज द कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट व्हेन द वेलफेयर इंस्पेक्टर हैंडल्स पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाफ सच एज फैमिली इशूज और हेल्थ कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज बिकॉज इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इनकरेज ऑनेस्ट शेयरिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इट इज जेन्युइनली ट्रू। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रिवेंटिव वेलफेयर मेजर्स। प्रिवेंटिव वेलफेयर मेजर्स क्या होता है? ठीक है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प ओनली आफ्टर एन एक्सीडेंट, ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड हेल्थ चेकअप्स। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्रिवेंटिव वेलफेयर मेजर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन इन रेलवे सर्विस व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मेंटेनिंग अ रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, R³ ओके, रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर। तो इसका मेंटेन करने का पर्पज़ क्या है, मेन पर्पज़ क्या है? टू इंश्योर करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिजर्व कोटास, टू कीप ट्रैक ऑफ लीव टेकन बाय स्टाफ, टू रिकॉर्ड ओनली सीनियरिटी पोजीशंस, टू डिसाइड पे स्केल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली इसका मेन पर्पज़ है टू इंश्योर करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिजर्व कोटास इन रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरीज इन इंडियन रेलवेज। तो JCM जो है उसका मेन पर्पज़ क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली JCM का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर रेगुलर डायलॉग बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके जो रेगुलर मीटिंग्स है वो भी होते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कमेंट में बताइए इसकी पीरियोडिसिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट के लिए अगर बात करूँ यहाँ पे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है दैट इज़ 4%। ओके, अब ये 4% है क्या, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लाइंडनेस या लो विजन है कोई पर्सन। दूसरा डीफ हो गया, डीफ है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तीसरा लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ है, दैट मीन्स सेरिब्रल पैल्सी है, ड्वार्फिज्म है। या चौथा हो गया मल्टीपल उसको डिसेबिलिटीज़ है। तो बेसिकली BDLM जो है ये 4 क्राइटेरिया है और इन सब में जो है तो 1% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ से टोटल ये हो जाता है 4%। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ और सेरिब्रल पैल्सी और ड्वार्फिज्म और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर और ये क्वेश्चन जो है तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे। अभी इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर डिलेड क्लेम ऑफ कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट बियॉन्ड 20 ईयर्स एंड अप टू 25 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। तो GM साहब, PCPO साहब, DRM साहब और रेलवे बोर्ड। तो जो पर्सन है यहाँ पे उसकी डेथ कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट बियॉन्ड 20 ईयर्स एंड अप टू 25 ईयर्स
ठीक है। तो 20 से 25 साल के बाद जो है यहाँ पे डेथ ऑफ द एम्प्लॉइज़, उसके बाद यहाँ पे जो है तो कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट का जो रूल है उसमें अगर बियॉन्ड 5 ईयर्स, ठीक है, बियॉन्ड 5 ईयर्स हो गया एंड अप टू 20 ईयर्स, तो 5 साल के बाद, 5 साल से ज़्यादा और अप टू 20 ईयर्स, तो इस केस में जो है तो DRM हो गए, CWM हो गए या HODs हो गए, ठीक है, दे हैव द पावर। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट है दैट इज़ 20 ईयर्स से ज़्यादा एंड अप टू 25 ईयर्स, अप टू 25 ईयर्स, तो इस केस में दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा वह दिस इज़ टू बी डिसाइडेड बाय GM साहब। तो दिस इज़ टू बी डिसाइडेड बाय GM साहब एट पर्सनल लेवल, एट पर्सनल लेवल ओनली, ठीक है। GM सर की कृपा है तो इस केस में जो है तो यहाँ पे आपको मिलेगा मौका। इसके बाद जो बियॉन्ड 25 ईयर्स के केसेस हैं, बियॉन्ड 25 ईयर्स के केसेस दैट इज़ रेफर टू रेलवे बोर्ड, और रेलवे बोर्ड भी जो है तो पूछेगा GM सर से, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड भी जो है इंटरटेन तभी करेगा ऑन पर्सनल रिकमेंडेशन ऑफ GM सर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो है तो 20 ईयर्स एंड अप टू 25 ईयर्स, तो GM सर इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से जो है तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड गुड लक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।